And finally, कहानी की शुरुआत उशियो नाम के लड़के से होती है, जो फिलहाल स्कूल में पढ़ता है। पर उसका नाता ऐसे समुराय के खानदान से था जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाते थे। उसके पिता के मुताबिक 500 साल पहले एक राक्षस की वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। ये राक्षस इतना ताकतवर था कि इसका नाम सुनते ही लोग अपने गांव खाली करके भाग जाते थे। पर उशियो के एक पूर्वज ने चाइना में बने खास भाले की मदद से इस राक्षस को एक दीवार के साथ कैद कर रखा था। पर इस दौरान उनकी भी मौत हो गई। आज सुबह भी उशियो के अपने पिता के साथ लड़ाई चल रही थी, जिसमें उसने उनके मुंह पर लात ही मार दी। और अब वो चाहता था कि उसके पिता उसे वो चमत्कारी भाला दिखाए, जिसके बारे में वो अक्सर बात किया करते थे। इसके बाद उन दोनों ने फिर से इस बात पर लड़ना शुरू कर दिया और अंत में उशियो के पिता अपना सामान बांध कर कहीं जाने लगे। उशियो को लगा कि शायद वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, ताकि उन्हें उशियो की शक्ल न देखनी पड़े। और साथ ही जाने से पहले उन्होंने उशियो को स्टोर रूम में पड़ी किताबों को साफ करने का काम भी दे दिया। एक तो यार ये घर वाले काम बहुत देते हैं। उसी शाम उशियो अपने पिता का दिया हुआ काम खत्म करने के लिए स्टोर रूम में पहुंचा, जहां उसका पैर किसी चीज में फंसने की वजह से वो नीचे गिर गया। जब उसने उठकर देखा तो वो अपने सामने एक खुफिया दरवाजे को देखकर हैरान रह गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करी, पर काफी समय से बंद होने की वजह से वो जाम हो रखा था। पर उशियो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस दरवाजे को ही उखाड़ दिया, पर वो दरवाजा वजन सहन नहीं कर पाया और वो सीधा नीचे गिर गया। वापिस उठने के बाद जब उसने अपने कपड़े साफ किए तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। और जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने सामने एक पीले रंग के राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। और उसके डर को और बढ़ाने के लिए उस राक्षस ने उससे बात करना शुरू कर दिया। वो राक्षस चाहता था कि उशियो उसके शरीर से उस करिश्माई भाले को निकाल दे, क्योंकि ये काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता था। और इसी वजह से लाख कोशिशों के बाद भी वो पिछले 500 सालों से यही फंसा हुआ था। उशियो ने उससे पूछा कि आखिर वो भाला निकालने के बाद क्या करेगा, जिस पर उस राक्षस ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो वो उशियो को खत्म करेगा और फिर से एक बार पूरी दुनिया को नर्क बना देगा। ये सुनते ही उशियो ने जोर से उस भाले को लात मारकर और अंदर घुसाना शुरू कर दिया, जिससे उस राक्षस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उशियो उसे आजाद क्यों नहीं करवाना चाहता था। और खुद को दर्द से बचाने के लिए उसने उशियो के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसके माथे के ऊपर एक खरोच आ गई। पर उशियो इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं था और उसने भाला राक्षस के और अंदर घुसा दिया और फिर वापिस से ऊपर जाने लगा। पर तभी अपने सामने से आजादी को जाते देख उस राक्षस ने उशियो को रोकने के लिए उसे कहा कि उसने ये सब कुछ गलती से बोल दिया था। पर असल में आजाद होने के बाद वो सिर्फ उशियो की ही बात मानेगा, क्योंकि उसे इंसानों से बहुत डर लगता है। पर उशियो का कहना था कि वो कभी भी किसी राक्षस को जीतने नहीं देगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहां रास्ते में उसे अपनी दो दोस्त मिली, जिनका नाम था इनो और नाका। वो दोनों ही उशियो की काफी अच्छी दोस्त थी और आज उसे इतना शांत देख दोनों को ही कुछ ठीक नहीं लगा। इसके बाद नाका ने ओशियो से अपनी एक किताब के बारे में पूछा जो उसने कुछ दिन पहले उसे दी थी, पर ओशियो वो किताब लाना भूल गया था। इसलिए नाका ने शाम को उसके घर जाकर वो किताब वापस लाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी क्लास में चले गए। पर क्लास में भी ओशियो के दिमाग में उस राक्षस की ही बात चल रही थी। इसलिए उसने अपनी किताब में उसकी ड्राइंग बनाई। पर तभी उसके दोस्तों ने उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुला लिया, जहां अपनी फुर्ती और रफ्तार की मदद से ओशियो ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया और फिर वापस घर चला गया। शाम को जब इनो और नाका अपनी किताब लेने के लिए उसके घर आए तो दरवाजा खोलते ही ओशियो की नजर अजीब से देखने वाले कीड़ों पर पड़ी, जो चारों तरफ घूम रहे थे। और उसने तुरंत ही उन्हें हटाने के लिए अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। पर इनो और नाका को लग रहा था कि ओशियो का दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए नाका ने उसके मुंह के ऊपर लात मार दी। ओशियो वापस खड़ा हुआ और तुरंत ही स्टोर रूम की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर उसने राक्षस से पूछा कि आखिर उसने उसकी आंखों के साथ क्या किया था, जिस वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। जिस पर उस राक्षस ने जवाब दिया कि जब ओशियो ने वो दरवाजा खोला था तो उसने 500 साल से जमी शक्तियों को आजाद कर दिया था, जिस वजह से आसपास के कमजोर राक्षस अब उनकी तरफ आ रहे थे और जल्द ही वो सभी इंसानों को मारना शुरू कर देंगे। राक्षस ने इस सब के पीछे उशियो की गलती बताई और अब उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान भी खतरे में थी। पर अगर उशियो उसे आजाद कर देगा तो वो उशियो और उसके दोस्तों को जिंदा छोड़ देगा और साथ ही सभी कमजोर राक्षसों को भी खत्म कर देगा। अपने सामने और कोई चारा ना देखते हुए उशियो ने नीचे जाकर उस भाले को निकालना शुरू किया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने वो भाला निकाल ही दिया। पर तभी उस राक्षस ने उस पर हमला करके और उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया।
जिससे उशियो के सर से खून निकलने लग गया। और जब उशियो ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो राक्षस ने जवाब दिया कि कोई बेवकूफ ही एक राक्षस की बात पर यकीन करेगा और उसे आजाद करेगा। ये बात सुनकर उशियो को अपने दोस्तों की चिंता होने लग गई और उसके बढ़ते गुस्से के साथ उसके आसपास एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसके बाल की लंबाई तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर राक्षस काफी डर गया और उसे एहसास हुआ कि ओशियो के पास अभी भी वो करिश्माई भाला था और साथ ही उसकी रगों में सामुराई खून दौड़ रहा था। ये देखकर वो राक्षस इतना डर गया कि उसने फटाफट से वहां से बाहर निकलकर अपने सामने आने वाले सभी छोटे-मोटे राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। पर तभी ओशियो ने देखा कि सभी राक्षसों ने एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लिया था। हिरोशियो ने उस पीले राक्षस को धमकाते हुए उस सांप पर हमला करने को कहा। राक्षस ने उसकी बात सुनते ही ऊपर चढ़कर सांप पर हमला किया और तभी उशियो ने अपने भाले से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। नीचे आते ही उशियो के लंबे बाल नीचे गिर गए और अब राक्षस भी वहां से जाने को तैयार था। पर तभी उशियो ने अपने भाले से उसे रोककर बताया कि अभी आस-पास और कई राक्षस बचे हुए थे और जब तक वो उसके साथ मिलकर सभी को खत्म नहीं कर देगा, तब तक उसे उशियो के साथ ही रहना पड़ेगा। और उशियो ने उस राक्षस का नाम तोहरा रख दिया। रास्ते में उशियो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि एक दिन उशियो फिर से तोहरा को बंदी बना लेगा। अगले दिन उशियो के दिन की शुरुआत तोहरा के टीवी तोड़ने से हुई, क्योंकि तोहरा को लगा था कि टीवी में दिख रहे समुराई उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद उशियो तोहरा के साथ अपने स्कूल के लिए निकल गया, जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। पर उशियो के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता था। तोहरा की वजह से उशियो भाला भी अपने साथ लेकर गया था। स्कूल में वो इनो और नाका से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि कल रात उनके सपने में कई सारे राक्षसों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये जानकर उशियो काफी खुश था कि उन दोनों को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद इनो और नाका ने बताया कि वो लोग पुराने स्कूल की बिल्डिंग में कुछ किताबों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं और क्लास शुरू होने से पहले वो वापस भी आ जाएंगे। पर क्लास शुरू हुए काफी देर होने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं आई और इधर क्लास में टीचर जापानीज हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी तोहरा को थी, क्योंकि वो पिछले 500 सालों में हुई सभी घटनाओं के बारे में जानना चाहता था। पर तभी जोर से जमीन हिली और उशियो के भाले में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जो सिर्फ वही सुन सकता था। अब उशियो को अपनी दोस्तों के लिए डर लग रहा था, इसलिए उसने अपना भाला उठाया और तुरंत ही उनकी तरफ भागा। रास्ते में वो इनो और नाका के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आधी पत्थर की बन चुकी थी। उशियो ने टीचर से उस लड़की की मदद करने को कहा और खुद इनो और नाका को ढूंढने के लिए चला गया। ये बात आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पुलिस और मीडिया स्कूल के बाहर पहुंच गए। सभी को लग रहा था कि किसी ने लड़कियों को किडनैप किया था, पर बिल्डिंग के अंदर से उन्हें कुछ नहीं मिला और वो खाली हाथ ही वापस आ गए। जब उशियो ने तोहरा से इसके बारे में पूछा, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि उशियो को अभी तक बिल्डिंग में रॉक मॉन्स्टर के होने का एहसास नहीं हुआ। तभी उशियो ने उसके बाल को खींचकर पूरी बात बताने को कहा, पर तोहरा ने उसके हाथ पर हमला करके उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसे इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर उसका बस चले तो वो सभी इंसानों को खत्म कर देगा। उसकी इस बात से उशियो को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाले से तोहरा पर हमला कर दिया, पर तोहरा इस हमले से बच गया और उसने भी उशियो पर हमला कर दिया। पर उशियो ने खुद को बचाकर तोहरा के मुंह पे भाला मारा और फिर उसके हाथ में भाला घुसा दिया, जिससे तोहरा की चीख निकल गई। आ! अब तोहरा ने बताया कि उसके मुताबिक ये काम रॉक ईटर का था, जो बंद और पुरानी जगहों में छुपकर रहते हुए इंसानों के वहां आने का इंतजार करते हैं। उसका कहना था कि रॉक ईटर बहुत ही खतरनाक राक्षस था और एक बार उसकी आंखों के सामने एक रॉक ईटर ने पूरी सेना को पत्थर का बना दिया था। तोहरा की बात सुनते ही उशियो पुलिस वालों को चकमा देकर सीधा अंदर घुस गया और अंदर घुसते ही उसने अपने भाले से कवच को तोड़ दिया, जिसके टूटते ही एक पत्थर का समुराय उसके सामने आया। उशियो ने उसके हमले से खुद को बचाते हुए भाला सीधा उसकी छाती में घुसा दिया। इधर उशियो को लग रहा था कि उसने ये लड़ाई जीत ली है, पर तोहरा ने उसे बताया कि ये समुराय असली राक्षस नहीं था और तभी उस समुराय की आंख से निकली एक बेल ने उशियो का गला पकड़ लिया, जिस वजह से उसके हाथ से उसका भाला छूट गया। दो और बेलों ने आकर उशियो को छत से चिपका दिया। उधर कवच का दरवाजा बंद होने लगा और तोहरा ने दूसरी तरफ पहुंचकर उशियो को बताया कि अगर वो दरवाजा बंद होने से पहले बाहर नहीं आया तो वो बहुत गंदी मौत मारा जाएगा। उशियो ने तोहरा की तरफ देखकर उससे मदद मांगी, पर तोहरा का उसकी मदद करने का मूड नहीं था, इसलिए उशियो ने उसे इनो और नाका को बचाकर वहां से भागने को कहा। ये सुनते ही तोहरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उशियो किसी और की जान क्यों बचाना चाह रहा था, जब वो खुद खतरे में था।
पर ओशियो ने एक बार फिर से तोहरा से उसकी दोस्तों को बचाने की विनती करी। तोहरा ने तुरंत ही अंदर छलांग लगाई और सभी लड़कियों को लेकर वापस बाहर आ गया। और जब उसने ओशियो की तरफ देखा तो वो लगभग पत्थर का बन चुका था और उसने तोहरा की तरफ देखकर उसका धन्यवाद किया और साथ ही उससे माफी भी मांगी। ये बात सुनकर तोहरा का मन बदल गया और उसने दरवाजे के बीच में आकर उसे रोक दिया। ये देखकर रॉक ईटर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी कुछ बेलों से तोहरा पर भी हमला कर दिया, जो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। ओशियो चाहता था कि किसी तरह उसका भाला उसके पास आ जाए और तभी भाला खुद ही उड़कर उसके पेट में घुस गया, जो पत्थर का बन चुका था। भाले के लगते ही ओशियो वापस नॉर्मल हो गया और फिर भाला तोहरा की तरफ बढ़ा, जिसे अपनी तरफ आता देख तोहरा बहुत डर गया था। पर वो भाला जाकर दरवाजे के बीच में फंस गया, जिस वजह से तोहरा को ओशियो की मदद करने का मौका भी मिल गया। तोहरा ने आगे बढ़कर उस समुराय पर बिजली से हमला किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस समुराय के अंदर से असली राक्षस बाहर आ गया। इधर तोहरा और ओशियो दोनों पहले से ही हवा में थे, जहां तोहरा ने बताया कि ओशियो को अपने भाले से राक्षस की आंखों पर वार करना पड़ेगा। इसके बाद ओशियो ने राक्षस की तरफ बढ़ते हुए अपने भाले पर थूक लगाया और एक-एक कर उसकी आंखें फोड़ दी और फिर अपने भाले की मदद से पत्थर बनी हुई सभी लड़कियों को भी आजाद कराकर ओशियो तोहरा के साथ वहां से निकल गया। उस रात तोहरा और ओशियो को टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिससे तोहरा तो बहुत खुश था और वही ओशियो शांति से सोना चाहता था। अगली सुबह ओशियो के पिता भी वापस आ गए थे और आज भी वो ओशियो को उनके इतिहास के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ओशियो को उस खुफिया दरवाजे को कभी ना खोलने के लिए भी कहा। तभी ओशियो बात बदलकर अपने स्कूल के लिए निकलने लगा और जब उसके पिता की नजर उसके भाले पर पड़ी तो उनका कहना था कि ये भाला बिल्कुल उस करिश्माई भाले जैसा दिखता था। अपने पिता की इस बात पर हंसते हुए ओशियो वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जब उसके पिता ने उस खुफिया दरवाजे को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर ओशियो इनो नाका के साथ एक म्यूजियम में आया था, जहां काफी सारी पेंटिंग रखी हुई थी। पर तोहरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान कागज के ऊपर रंग क्यों भरते थे। इसके बाद वो एक पेंटिंग के सामने पहुंचे, जहां ओशियो ने बताया कि वो पेंटिंग महान कलाकार हैन्यू ने बनाई थी और इसको बनाने के ठीक अगले दिन ही हैन्यू की मौत हो गई थी। नाको को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर म्यूजियम में पेंटिंग की तस्वीर क्यों लगी हुई थी, जिस पर ओशियो ने जवाब दिया कि असल पेंटिंग हैन्यू की बेटी रैको के पास थी। पर थोड़ी देर तक घूरने के बाद तोहरा समझ गया था कि ये पेंटिंग बनाने वाला एक ह्यूमन डेमोन था और ये एक शापित पेंटिंग थी। अगले दिन जब ओशियो स्कूल की तरफ भाग रहा था तो अचानक से एक सीनियर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तोहरा को बहुत मजा आ रहा था। पर तभी एक लड़की वहां आई और उसने उस सीनियर को ओशियो को छोड़ने को कहा, जिस पर वो एक बार में ही मान गया। उस लड़की को देखते ही सबने आपस में बात करना शुरू कर दिया और ओशियो ने भी उसे पहचान लिया था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उस पेंटिंग में बनी लड़की रैको ही थी। ओशियो ने उसका पीछा करते हुए उससे पूछा कि क्या वो महान कलाकार हैन्यू की बेटी है, जिस पर उस लड़की ने जवाब में हामी भरी। ओशियो उस लड़की का पीछा कर ही रहा था कि तभी एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आया, जिसने सीधा तोहरा को टक्कर मार दी। पर ओशियो ने तुरंत ही अपने भाले से उस ट्रक के दो हिस्से कर दिए। रैको अब तक वहां से गायब हो चुकी थी और इसीलिए ओशियो भी उसके बारे में और जानने के लिए नाका के घर पहुंच गया। पर जब ओशियो ने उसे बताया कि वो सिर्फ रैको को अपनी पेंटिंग की मॉडल बनाना चाहता है, तो फिर नाका ने उसे बताया कि जब रैको उनके स्कूल में आई थी तो सभी लड़के उसके दीवाने हो गए थे, पर वो अक्सर ही अकेली रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो नाका की बहुत अच्छी दोस्त बन गई और फिर एक दिन जब एक लड़के ने रैको से उसके साथ घूमने जाने के लिए पूछा तो उसी शाम उस लड़के की बहुत सारी ईंटें गिरने की वजह से मौत हो गई। और उसी दिन रैको ने भी खुद की कुर्बानी देने की कोशिश करी, पर समय रहते हुए लोगों ने उसे बचा लिया। और जब उस दिन के बाद नाका ने उससे बात करने की कोशिश करी तो रैको ने उससे दूर रहने को कहा, वरना उसके साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। ठीक उसी समय ऊपर से दो नोकीली चीजें उसके ऊपर गिरी, पर ऐन वक्त पर रैको ने बीच में आकर उसे बचा लिया। नाका से सारी बात सुनने के बाद जब ओशियो वापस अपने घर जा रहा था तो एक बार फिर से उस सीनियर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तोहरा पूरे मजे ले रहा था। पर आखिरकार उस सीनियर के एक मुक्के को अपने सर से रोकने के बाद ओशियो ने उसे बताया कि वो जानता है कि उस सीनियर को रैको के राज के बारे में पता है। और फिर ओशियो ने अपने सर से उस सीनियर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों जमीन पर लेटकर बातें करने लगे, जहां उस सीनियर ने बताया कि वो और रैको बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर एक दिन रैको की माँ उसके पिता के किसी स्टूडेंट के साथ भाग गई और उस दिन के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा।
जब एक दिन वो रैको के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रैको के पिता पूरी तरह से रैको की पेंटिंग बनाने में घुसे हुए थे और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। और तभी से वो रैको को डराने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई रैको को भी उनसे दूर ना ले जाए। उशियो ने फैसला कर लिया था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और अगले दिन डांस क्लास के दौरान उसने किसी तरह से रैको को साथ में डांस करने के लिए भी मना लिया। पर तभी अचानक से एक डर्ट डेविल वहां पहुंच गया और अचानक से उशियो की पीठ पर एक हमला हुआ। इसके बाद डर्ट डेविल में से एक राक्षस बाहर निकला और उसने उशियो को रैको से दूर रहने को कहा। राक्षस ने एक बार फिर उशियो पर हमला करने की कोशिश करी, पर इस बार तोहरा बीच में आ गया, क्योंकि उसके मुताबिक किसी भी हाफ डेमोन को उशियो पर हमला करने का हक नहीं था। इसलिए तोहरा ने उसे बिजली का एक झटका देकर वहां से भगा दिया। वो सीनियर भी उशियो की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया, पर तभी इस चीज से परेशान होकर रैको वहां से भाग गई। वो तुरंत उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रैको छत से नीचे गिर रही थी। पर तभी ओशियो ने अपना भाला फेंककर उसे बीच में रोक दिया और इतने में उस सीनियर ने ऊपर पहुंचकर रैको का हाथ पकड़ लिया। और वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि वो राक्षस नीचे खड़ा होकर रैको को अपने पास बुला रहा था और उसके मुताबिक रैको के ऊपर सिर्फ उसके पिता का अधिकार था। लेकिन ओशियो ने रैको को समझाने की कोशिश करी कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी और उसे अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान देना चाहिए। और आखिरकार रैको ने उसका हाथ पकड़ ही लिया, जिसके बाद उन दोनों ने उसको ऊपर खींच लिया। ये देखकर वो राक्षस बहुत गुस्से में आ गया और उसने एक ही बारी में रैको और उसके सीनियर को पकड़ा और अपने साथ पेंटिंग में खींच लिया। तभी उशियो ने अपने भाले से उस राक्षस पर हमला किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तोहरा ने उसे बताया कि वो अब पिक्चर वर्ल्ड में पहुंच गया था और वो वहां पर उस राक्षस को नहीं मार सकता। इधर राक्षस ने भी उशियो को अंदर खींचना शुरू कर दिया। इस पर तोहरा ने हंसते हुए उशियो से कहा कि उसे इस राक्षस को मारने के लिए तोहरा की मदद मांगनी पड़ेगी। पर उशियो बिना कुछ कहे उस पेंटिंग के अंदर चला गया। इस चीज ने तोहरा को गुस्सा दिला दिया और उसने तुरंत ही पेंटिंग के अंदर हाथ डाल के ओशियो का सर बाहर खींच लिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर उधर राक्षस ओशियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तोहरा ने पेंटिंग के अंदर जाकर उस राक्षस के मुंह पर हमला किया और तीनों को लेकर बाहर आ गया। फिर तोहरा ने ओशियो को पेंटिंग पर भाले से हमला करने को कहा, पर जैसे ही ओशियो ने अपना भाला उस पेंटिंग की तरफ बढ़ाया तो रैको बीच में आ गई, जिस वजह से वो भाला रैको के आर पार हो गया। ये देख ओशियो बहुत घबरा गया था, पर रैको पर भाले का कोई असर नहीं हुआ और बस पेंटिंग ही तबाह हुई। जिस पर तोहरा ने बताया कि ये भाला इंसानों पर काम नहीं करता था। तभी उस पेंटिंग में हैन्यू की एक छवि दिखाई दी, जिसने रैको को अपनी जिंदगी खुलकर जीने को कहा। अब तोहरा ने भी ओशियो के साथ जीना सीख लिया था, पर वो फिर भी अक्सर ओशियो पर तब हमला करने की कोशिश करता जब उसके आसपास भाला ना हो। पर ओशियो बाथरूम तक में अपने साथ वो भाला लेकर जाता था। एक दिन ओशियो को अपने पिता की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। तभी ओशियो की नजर टीवी में चल रही एक न्यूज पर पड़ी, जहां पर एक शापित पत्थर के बारे में बताया जा रहा था। पिछली रात जब कुछ लेबर उस पत्थर को हटा रहे थे तो एक बहुत बड़े जानवर ने उन पर हमला बोल दिया, क्योंकि उन सभी की लाशों पर बड़े दांत के निशान थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जानवर के दांतों ने लोहे की क्रेन को भी फाड़ दिया था। ये खबर सुनते ही ओशियो गुस्से से भर गया और उसे लग रहा था कि यह काम तोहरा का ही है। और नीचे आने पर जब तोहरा ने उससे वजह पूछी तो ओशियो ने सीधा ही उस पर लोगों को मारने का आरोप लगाकर उस पर हमला कर दिया। तोहरा ने उस हमले से खुद को बचाते हुए बताया कि उसने किसी को भी नहीं मारा था, पर ओशियो ने उसकी एक न सुनते हुए सीधा भाला उसके सर पर मार दिया, जिससे तोहरा को काफी चोट और गुस्सा आया। तोहरा इतने गुस्से में आ गया था कि उसने ओशियो के ऊपर अपनी बिजली से हमला कर दिया, पर ओशियो ने अपने भाले को आगे करके उसके हमले को रोक दिया। तोहरा समझ गया था कि फिलहाल ओशियो उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया और जाते जाते उसने एक बार फिर ओशियो को बताया कि उसने अभी तक किसी को नहीं मारा था, पर अब जब उस पर आरोप लग ही गया है तो वो जरूर लोगों को मारेगा। इसके बाद तोहरा शहर की तरफ बढ़ा, जहां वो इतनी सारी गाड़ियां और इमारतें देखकर पागल ही हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गाड़ियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसे सुन और देख नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी ताकत से सभी गाड़ियों की बैटरी खराब कर दी, जिस वजह से सभी गाड़ियां रोड पर ही रुक गई। और ये देखकर तोहरा बहुत खुश था। उधर ओशियो घटना वाली जगह पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी पुलिस वालों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह काम किसी जानवर का नहीं बल्कि राक्षसों का था, क्योंकि कई साल पहले राक्षसों को इसी जगह पर कैद किया गया था। अपनी बात को साबित करने के लिए उस आदमी ने अपने दादा की डायरी दिखाने की भी कोशिश करी, पर पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। लेकिन तभी ओशियो भी वहां पहुंच गया और उसने उस बूढ़े आदमी को गिरने से बचा लिया
और जब ओशियो ने उस आदमी की डायरी उठाई, तो उसकी नज़र एक सुंदर लड़की की तस्वीर पर पड़ी, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि ये डायरी उसके दादा की थी और कई साल पहले जंगलों पर राक्षसों का राज चलता था, जो सभी गाँव वालों को मार देते थे। और इसी से परेशान होकर गाँव वालों ने कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई भी राक्षसों से बचकर वापस नहीं आ पाया। इसलिए हार मानकर गाँव वालों ने इस जगह को खाली करने का फैसला कर लिया था। पर तभी एक दिन मिकादो नाम की एक सुंदर लड़की उनके गाँव में आई, जिसके मुताबिक वो राक्षसों पर काबू पा सकती थी। और जब वो ये काम करने के लिए जंगल में गई, तो उस आदमी के दादा ने भी उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस लड़की ने सभी राक्षसों को लकड़ी के डब्बों में कैद कर रखा था, जो अंदर से बदला लेने की बात कर रहे थे। पर उसने एक खास जादू की मदद से सभी राक्षसों को अलग-अलग डब्बों में कैद करके उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था। जब उस लड़की की नजर उस बच्चे पर पड़ी, तो उसने उसे बताया कि अगर किसी ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाने की गलती करी, तो सभी राक्षस अपना बदला लेने के लिए वापिस आ जाएंगे। ये कहानी सुनने के बाद ओशियो काफी हैरान था, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि पिछली रात उन मजदूरों ने उसी पत्थर को हटा दिया था,